क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों वही बहस बार बार होती है? क्यों आपका बॉस हमेशा आपको छोटा महसूस कराता है? क्यों कुछ लोग हमेशा मदद मांगते हैं लेकिन कभी बदलते नहीं? क्यों रिश्ते इतने उलझे हुए लगते हैं जबकि सब कुछ सीधा होना चाहिए था? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो इन सवालों के जवाब देती है और आपकी आंखें खोल देगी। ये किताब है एरिक बर्न की गेम्स पीपल प्ले, और ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक रेवोल्यूशन है जिसने 1964 में आते ही पूरी दुनिया हिला दी थी। इसने 5 मिलियन से ज्यादा कॉपी बेची और आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। तो बैठ जाइए, कान लगाइए, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आपके रिश्ते, आपकी नौकरी, आपकी फैमिली, हर जगह आपको नजर आने लगेगा। और एक बार ये दिखना शुरू हो गया तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। एरिक बर्न एक कनेडियन अमेरिकन मनोचिकित्सक थे जिन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस नामक एक नई मनोवैज्ञानिक विधि विकसित की। उनका मानना था कि मानव व्यवहार पूरी तरह से समझा जा सकता है अगर हम ये समझ ले कि लोग एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं। लेकिन यहां बातचीत का मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो छिपे हुए संदेश है जो हम एक दूसरे को भेजते हैं। बर्न ने देखा कि लोग अक्सर वही पैटर्न दोहराते हैं, वही गलतियां, वही ड्रामे और वही अंत। उन्होंने इसे गेम्स कहा। अब यहां गेम का मतलब मजाक नहीं है, यहां गेम का मतलब है एक छिपी हुई एजेंडा, एक मनोवैज्ञानिक डांस जहां 2 या ज्यादा लोग बिना जाने एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे होते हैं और अंत में हमेशा एक ही नतीजा आता है, बुरा नतीजा। किताब की शुरुआत में बर्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे वे स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहते हैं। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 अलग अलग अवस्थाएं या ईगो स्टेट्स होती है। पहली है पेरेंट, दूसरी है एडल्ट और तीसरी है चाइल्ड। ये सिर्फ मेटाफर नहीं है, ये वास्तविक मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं जिनमें हम रहते हैं और जिनके बीच हम स्विच करते रहते हैं। जब आप पेरेंट मोड में होते हैं तो आप वही बोलते हैं, वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं जो आपके असली माता पिता ने किया था। यहां तक कि आपकी बॉडी पोस्चर भी बदल जाती है, आपकी आवाज का लहजा बदल जाता है। पेरेंट स्टेट 2 तरह की होती है, नेचरिंग पेरेंट जो देखभाल करती है, सहानुभूति दिखाती है, और कंट्रोलिंग पेरेंट जो आदेश देती है, नियम बनाती है, सजा देती है। जब आप किसी को तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था कहते हैं या किसी की देखभाल करते समय मैं हूं ना कहते हैं तो आप पेरेंट मोड में हैं। फिर आता है चाइल्ड स्टेट। ये वो हिस्सा है जो आपके बचपन से जीवित है। इसमें भी 2 हिस्से हैं, नेचुरल चाइल्ड जो स्वतंत्र, खुश, रचनात्मक, कभी कभी गुस्सैल और जिद्दी होता है, और एडॉप्टेड चाइल्ड जो दुनिया के दबाव में झुक गया है। ये वो हिस्सा है जो माफी मांगता है जब उसने कुछ गलत नहीं किया होता, जो चुप रहता है जब बोलना चाहिए, जो मन ही मन क्रोधित होता है लेकिन बाहर से मुस्कुराता है जब आप किसी के सामने छोटा महसूस करते हैं, जब आप बिना सोचे कुछ कर जाते हैं, जब आप पुरानी यादों में खो जाते हैं तो आप चाइल्ड मोड में हैं। और बीच में है एडल्ट जो बर्न के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है। एडल्ट वो हिस्सा है जो वर्तमान में रहता है, जो डेटा प्रोसेस करता है, जो तर्क करता है, जो वास्तविकता देखता है। जब आप एडल्ट मोड में होते हैं तो आप न तो पुराने नियमों से बंधे होते हैं और न ही बचकाने जज्बातों के गुलाम। आप यहां और अभी हैं, तथ्यों को देख रहे हैं, विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं और जिम्मेदारी से फैसले ले रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा एडल्ट अक्सर दूसरे स्टेट्स द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। हम सोचते हैं कि हम तर्क से बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम पुराने डर से या पुराने नियमों से बात कर रहे होते हैं। अब आते हैं ट्रांजैक्शंस पर, यानी बातचीत पर। जब 2 लोग मिलते हैं तो उनके ईगो स्टेट्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सबसे स्वस्थ ट्रांजैक्शन है एडल्ट टू एडल्ट, जब 2 वयस्क परिपक्व व्यक्ति तथ्यों पर चर्चा करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, बिना आरोप लगाए, बिना बचाव किए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर एक पेरेंट दूसरे की चाइल्ड से बात कर रहा होता है या एक चाइल्ड दूसरे के पेरेंट को ढूंढ रहा होता है। ये क्रॉस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं और यहीं पर गेम शुरू होते हैं। एक पति अपनी पत्नी से कहता है, तुमने फिर से मेरी शर्ट गंदी धो दी, तुम कभी कुछ ठीक नहीं कर सकती। ये पेरेंट स्टेट से आया आरोप है, नियंत्रण है। पत्नी या तो एडॉप्टेड चाइल्ड बनकर माफ करना, मैं बहुत बेकार हूं कहेगी, या कंट्रोलिंग पेरेंट बनकर तुम खुद धो लो अगर इतनी ही दिक्कत है कहेगी। दोनों ही स्थितियों में कोई समाधान नहीं निकलेगा, सिर्फ दोषारोपण का खेल चलेगा। बर्न कहते हैं कि हर इंसान को कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं जिन्हें वे स्ट्रोक्स कहते हैं। स्ट्रोक मतलब मान्यता, ध्यान, स्पर्श, यहां तक कि नकारात्मक ध्यान भी। एक बच्चा जो पिटता है वो भी स्ट्रोक पा रहा है, बुरा स्ट्रोक लेकिन स्ट्रोक। बड़े होकर भी
हम इसी तरह की मान्यता की भूखे रहते हैं और यहीं पर गेम्स का जन्म होता है। जब हम सीधे तौर पर मान्यता नहीं पा सकते, जब हम अपनी जरूरतें सीधे नहीं बता सकते, तो हम गेम्स खेलने लगते हैं। हम एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां हमें ध्यान मिलेगा, भले ही वो नकारात्मक ही क्यों न हो। अब मैं आपको कुछ ऐसे गेम्स बताता हूं जो आपको चौंका देंगे, क्योंकि आप इन्हें अपने आसपास रोज देखते होंगे। पहला गेम है यस बट या किक मी। इसे समझिए, एक व्यक्ति आपके पास आता है, परेशान दिखता है, कहता है मुझे बहुत तनाव है, मेरा काम बहुत मुश्किल है, मेरे बॉस मुझे परेशान करते हैं। आप सहानुभूति दिखाते हैं, सलाह देते हैं, क्यों नहीं तुम उनसे बात करते, क्यों नहीं तुम नौकरी बदल लेते, क्यों नहीं तुम ये कोर्स कर लेते। वो हर सलाह के जवाब में कहता है, हाँ लेकिन मैंने वो कोशिश की थी लेकिन काम नहीं किया, हाँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है, हाँ लेकिन मेरी स्थिति अलग है। आप घंटों सलाह देते रहते हैं, वो हर बार अस्वीकार करता रहता है। अंत में आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, शायद गुस्सा हो जाते हैं। और वो अपनी भूमिका निभा चुका है, वो साबित कर चुका है कि उसकी स्थिति बेबस है, वो आपसे सहानुभूति पा चुका है और अब वो और लोगों से यही गेम खेल सकता है। उसका अंतिम लाभ यह है कि वो कंफर्म करता है अपनी बुनियादी धारणा कि मैं ठीक हूं, लेकिन दुनिया ठीक नहीं, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। दूसरा प्रसिद्ध गेम है अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, साले, या नाउ आई गॉट यू, यू सन ऑफ अ बिच। ये नाराजगी का गेम है। एक पति महीनों से अपनी पत्नी पर शक कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप सबूत इकट्ठा करता रहता है, उसकी कॉल चेक करता है, उसके मैसेज पढ़ता है। फिर एक दिन उसे कोई छोटी सी बात मिल जाती है, शायद एक मासूम सा मैसेज, और वो फट पड़ता है, मुझे पता था, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम हमेशा झूठ बोलती हो, तुम बेवफा हो। उसका असली मकसद ये साबित करना कि वो सही था। उसकी शक की आदत जस्टिफाइड थी। इस गेम में पत्नी चाहे दोषी हो या न हो, वो हमेशा हारती है, क्योंकि उसे साबित करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है, और ये साबित करना बहुत मुश्किल है जब सामने वाला पहले से ही फैसला सुना चुका हो। बमर एक और खतरनाक गेम है। इसमें एक व्यक्ति अचानक, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी संदर्भ के, किसी पुरानी गलती को उठा लेता है। शायद आप सालों से किसी से दोस्ती कर रहे हैं, एक अच्छी शाम है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और अचानक वो कहता है, तुम्हें याद है 10 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था? और वो पूरी शाम बर्बाद हो जाती है। बमर का मकसद होता है कि वो अपने आप को बेहतर साबित करे, या आपको नीचा दिखाए, या बस वो अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाले जिसे वह दबाए हुए था। ये गेम इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये अप्रत्याशित है। आप कभी सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब कोई पुराना बम फटेगा। सी ऑल, आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू, या मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। ये गेम उन लोगों का है जो दूसरों की जिंदगी में दखल देते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, उनके फैसले लेते हैं, और जब कुछ गलत होता है तो वे कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। ये गेम नियंत्रण का है, ये साबित करना कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, मैं तुमसे ऊपर हूं। और जब तुम असफल होते हो तो ये और पुष्टि होती है कि बिना मेरी मदद के तुम कुछ नहीं कर सकते। हार्ड डन इट, यानी ये मुश्किल है। ये गेम उन लोगों का है जो हर काम को असंभव बना देते हैं। आप उनसे कुछ पूछते हैं, वो कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत समय लगेगा, इसके लिए बहुत पैसे चाहिए, शायद ये हो ही न पाए। वो हर चीज में रुकावटें देखते हैं, हर समाधान में समस्याएं। उनका मकसद काम न करना, या कम से कम जोखिम लेना, और अगर कुछ करना भी पड़े तो पहले से ही ये कह देना कि देखो मैंने कहा था ये मुश्किल है। स्टूपिड या मैं मूर्ख हूं, ये एक आत्मनाशक गेम है। इसमें व्यक्ति बार बार ऐसी गलतियां करता है जो उसे मूर्ख साबित करती है। वो हमेशा कुछ भूल जाता है, हमेशा कुछ गलत कर देता है, हमेशा माफी मांगता है। लेकिन इसके पीछे एक छिपा हुआ फायदा है, वो दूसरों से उम्मीदें कम कर देता है। अगर मैं मूर्ख हूं तो तुम मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। ये एक बचाव तंत्र है जो असफलता से बचाता है, क्योंकि ये पहले ही असफलता को स्वीकार कर लेता है। क्रेजी गेम में व्यक्ति अपने व्यवहार को जस्टिफाई करने के लिए पागलपन का आभास देता है, या वास्तव में अस्थिर हो जाता है। मैं पागल हो रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कंट्रोल में नहीं हूं। ये दूसरों को उसे संभालने, उसकी देखभाल करने, उसकी जिम्मेदारी लेने पर मजबूर कर देता है। और जब कुछ गलत होता है तो वो कह सकता है, मैंने कहा था ना, मैं पागल हूं, मुझसे गलती हुई। डिफेंसलेस या बेबस, ये गेम उन महिलाओं का है जो खुद को कमजोर दिखाती है ताकि पुरुष उनकी मदद करें, या उन पुरुषों का है जो खुद को असहाय दिखाते हैं ताकि महिलाएं उनकी मां बन जाएं।
ये निर्भरता का गेम है। ये साबित करना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये रिश्तों में बंधन बनाता है, लेकिन ये स्वस्थ बंधन नहीं होता। ये एक बंधन होता है जहां एक व्यक्ति हमेशा ऊपर होता है और दूसरा हमेशा नीचे। फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा गेम है जो संगठनों में बहुत खेला जाता है। इसमें लोग जानबूझकर अलग अलग हिस्सों में बंट जाते हैं। कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, हर कोई अपने अपने सिलों में काम करता है। फिर जब प्रोजेक्ट फेल होता है तो हर कोई दूसरे पर दोष मढ़ सकता है। मुझे तो पता ही नहीं था वे क्या कर रहे थे, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं। ये जिम्मेदारी से बचने का गेम है। कॉर्नर, ये गेम उन माता पिता का है जो बच्चों को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां वे कुछ भी करें तो गलत है। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो तुम घर में कुछ नहीं करते। अगर घर में मदद करता है तो तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। अगर दोनों करता है तो तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं जाते। अगर दोस्तों के साथ जाता है तो तुम्हें सिर्फ मस्ती करनी है। इस गेम का मकसद है बच्चे को नियंत्रित रखना, उसे ये महसूस कराना कि वो कभी पर्याप्त नहीं है। काउंटर प्रोडक्टिव, ये गेम उन लोगों का है जो हमेशा वही करते हैं जो उनके खिलाफ जाए। अगर डॉक्टर कहे आराम करो, वो और काम करेगा। अगर पार्टनर कहे मुझे समय चाहिए, वो और मांगेगा। ये विद्रोह का गेम है, लेकिन ये स्वस्थ विद्रोह नहीं है। ये स्वयं को नुकसान पहुंचाने का गेम है। डेब्टर, ये गेम उधार लेने और देने के चक्र में खेला जाता है। एक व्यक्ति हमेशा उधार लेता रहता है, कभी वापस नहीं करता, और जब उसे याद दिलाया जाए तो गुस्सा हो जाता है या शर्मिंदा महसूस कराता है। मैंने तुमसे उम्मीद नहीं की थी, मैं तो तुम्हें अपना मानता था। इसका उल्टा भी होता है, जहां कोई हमेशा उधार देता रहता है ताकि दूसरे पर नैतिक दबाव बनाए रखे। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, अब तुम मना नहीं कर सकते। गॉड, ये गेम उन लोगों का है जो खुद को सर्वशक्तिमान मानते हैं, जो दूसरों के लिए फैसले लेते हैं, जो दूसरों की जिंदगी चलाते हैं। वे सोचते हैं, वे जानते हैं कि दूसरों के लिए क्या अच्छा है। वे दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सच क्या है। ये अहंकार का सबसे खतरनाक रूप है। गॉड वाई, या क्यों, ये गेम उन बच्चों का है जो हमेशा क्यों पूछते रहते हैं, न कि जानने के लिए बल्कि परेशान करने के लिए, या वयस्कों का जो हर बात पर लेकिन क्यों कहते हैं ताकि कोई भी सलाह या निर्देश अमल में ना आ सके। ये प्रतिरोध का गेम है। इट्स नॉट वर्थ द ट्रबल, या ये मुश्किल के काबिल नहीं। ये गेम उन लोगों का है जो हर मौके को खो देते हैं क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं करते। वे सोचते हैं परिणाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी, और फिर जब दूसरे सफल होते हैं तो वे ईर्ष्या करते हैं या कहते हैं मुझे तो वैसे भी वो चाहिए नहीं था। किक मी, या मुझे लात मारो, ये पहले भी बताया, लेकिन इसका एक और पहलू है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच दूसरों को उकसाते हैं कि वे उनसे बुरा व्यवहार करें। वे हर बात पर नकारात्मकता फैलाते हैं, हर सुझाव का मजाक उड़ाते हैं, हर कोशिश को असफल करते हैं ताकि अंत में कोई उन पर चिल्लाए, उन्हें निकाले, उनसे दूर हो जाए। और जब ऐसा होता है तो वे कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना, सब मुझसे नफरत करते हैं, सब मुझे परेशान करते हैं। ये उनकी धारणा की पुष्टि करता है कि दुनिया बुरी है। लेट्स यू एंड हिम फाइट, ये गेम उन लोगों का है जो दो लोगों के बीच झगड़ा करवाते हैं और खुद बच निकलते हैं। वे एक से कुछ कहते हैं, दूसरे से कुछ और, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। और जब लड़ाई शुरू होती है तो वे कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये तो तुम दोनों का मामला है। ये हेराफेरी का गेम है। लुक हाउ हार्ड आईव ट्राइड, या देखो मैंने कितनी कोशिश की। ये गेम उन लोगों का है जो हमेशा अपनी मेहनत दिखाते हैं लेकिन परिणाम कभी नहीं देते। वे रात भर जागते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बनता नहीं। असल में वे जानबूझकर असफल होते हैं ताकि वे ये कह सके कि मैंने तो कोशिश की, असफलता मेरी गलती नहीं थी। ये एक बचाव है। माई लिटिल होमर, ये गेम उन पत्नियों का है जो अपने पतियों को छोटा महसूस कराती है, जो हर बात पर उन्हें याद दिलाती है कि वे कितने बेडौल हैं, कितने अक्षम हैं, बिना उनके कुछ नहीं कर सकते। ये नियंत्रण का गेम है, ये निर्भरता पैदा करना। नाउ आई गॉट यू, ये पहले भी आया, लेकिन इसे समझिए। ये गेम सत्ता का है, ये साबित करना कि मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं। ये अक्सर नौकरियों में होता है जहां बॉस कर्मचारी की छोटी से छोटी गलती पकड़ लेता है और उसे बड़ा मुद्दा बना देता है। ओफ्रो, ये गेम उन लोगों का है जो हमेशा कुछ ऑफर करते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं करते। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें यह दूंगा, हम एक दिन जरूर मिलेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। ये दिखावे का गेम है, ये अच्छा दिखने का गेम है बिना कुछ किए। प्रोवोकेशन, ये गेम उन लोगों का है जो दूसरों को उकसाते हैं ताकि वे गुस्सा करें और फिर कह सकें देखो
मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये तो गुस्सेल है। ये मासूम दिखने का गेम है। रैशनलाइजेशन, ये गेम तर्क का है। जब कोई गलती करता है तो वो उसके लिए तर्क ढूंढता है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी थी, क्योंकि ये जिम्मेदारी से बचने का एक परिष्कृत तरीका है। सेफ्टी, ये गेम उन लोगों का है जो हमेशा सुरक्षा का बहाना बनाते हैं। ये खतरनाक है। मुझे चोट लग सकती है, मुझे बीमारी हो सकती है। वे जीवन से बचते हैं, अनुभवों से बचते हैं, विकास से बचते हैं। स्टूपिड और क्रेजी पहले बताए गए, लेकिन इनके अलग अलग रूप होते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान होकर भी मूर्ख बनते हैं ताकि दूसरों को अच्छा महसूस हो। कुछ लोग स्थिर होकर भी पागल बनते हैं ताकि दूसरे उनसे डरें। सुइसाइड, ये सबसे गंभीर गेम है। यहां व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है या वास्तव में प्रयास करता है ताकि दूसरों पर नैतिक दबाव डाल सके, उनकी देखभाल मांग सके, उन्हें नियंत्रित कर सके। यह ध्यान का सबसे चरम रूप है, लेकिन ये घातक है। ट्राई एंड कलेक्ट, ये गेम उन लोगों का है जो हमेशा पुराने कर्ज वसूलने की कोशिश करते हैं, भले ही वो कर्ज सालों पुराना हो, भले ही वो व्यक्ति अब उनकी जिंदगी में न हो। वे अतीत में जीते हैं, वे माफ नहीं कर पाते। उपटाइट, ये गेम उन लोगों का है जो हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा चिंतित, हमेशा तैयार। वे आराम नहीं कर सकते क्योंकि अगर वे आराम किए तो कुछ गलत हो जाएगा। ये नियंत्रण का एक बीमार रूप है। वुडी, ये गेम उन लोगों का है जो हमेशा काम में डूबे रहते हैं, हमेशा व्यस्त, हमेशा कुछ करते हुए। वे अपनी पहचान अपने काम से जोड़ लेते हैं। बिना काम के वे कुछ नहीं है। ये भी बचाव है, भावनाओं से बचने का, रिश्तों से बचने का। अब आप सोच रहे होंगे कि इन गेम से बचा कैसे जाए। बर्न कहते हैं कि पहला कदम है इन्हें पहचानना। जब आप इन पैटर्न को देखना शुरू करते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि ये बातचीत नहीं बल्कि एक गेम है, तो आपके पास चुनने का विकल्प आ जाता है। आप गेम खेलने से मना कर सकते हैं। जब कोई यस बट खेल रहा हो तो आप कह सकते हैं, लगता है तुम्हें वास्तव में सलाह नहीं चाहिए, तुम बस बात करना चाहते हो। जब कोई किक मी खेल रहा हो तो आप उसकी बात नहीं सुन सकते, आप कह सकते हैं, मैं तुमसे इस तरह बात नहीं करूंगा जहां तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा कदम है अपने एडल्ट को मजबूत करना। जब आप एडल्ट मोड में होते हैं तो आप गेम्स को दूर से देख सकते हैं, आप उनमें फंसते नहीं। आप पूछ सकते हैं, हम यहां वास्तव में क्या कर रहे हैं, हमारा असली मकसद क्या है। तीसरा कदम है ईमानदारी, अपनी जरूरतों को सीधे कहना। अगर आपको ध्यान चाहिए तो कहें, मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए। अगर आपको मदद चाहिए तो कहें, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यह सीधा होना गेम्स को खत्म कर देता है, क्योंकि गेम्स छिपे हुए एजेंडे पर चलते हैं। बर्न कहते हैं कि गेम्स खेलना बुरा नहीं है, यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन जब ये गेम्स हमारी जिंदगी को नियंत्रित कर लेते हैं, जब ये हमारी खुशी चुरा लेते हैं, जब ये हमारे रिश्ते नष्ट कर देते हैं, तब ये समस्या बन जाते हैं। स्वस्थ जीवन वह है जहां हम ज्यादातर समय एडल्ट से काम लेते हैं, जहां हम स्ट्रोक्स के लिए गेम्स नहीं खेलते बल्कि सीधे मांगते हैं, जहां हम दूसरों को भी उनके गेम्स खेलने की अनुमति देते हैं लेकिन उनमें शामिल नहीं होते। किताब के अंत में बर्न एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करते हैं जिसे वे ऑटोनोमी कहते हैं। ऑटोनोमी मतलब स्वायत्तता, मतलब आजादी, मतलब अपनी जिंदगी पर नियंत्रण। वे कहते हैं कि ऑटोनोमी 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहली है अवेयरनेस, जागरूकता, ये जानना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस अवस्था में है। दूसरी है स्पॉन्टेनिटी, सहजता, ये क्षण में जीना, पुराने पैटर्न से मुक्त होकर जीना। और तीसरी है इंटीमेसी, घनिष्ठता, ये दूसरों के साथ असली संबंध बनाना। गेम्स के बिना, मास के बिना, सिर्फ 2 एडल्ट्स के रूप में एक दूसरे से जुड़ना। मैं जानता हूं ये बहुत कुछ था, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे गेम्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे धीरे धीरे सोचें, अपनी जिंदगी में देखें। क्या आप यस बट खेलते हैं? क्या आपके पार्टनर नाउ आई गॉट यू खेलते हैं? क्या आपके बॉस चॉल खेलते हैं? एक बार आपने देखना शुरू कर दिया तो आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे। ये हर जगह दिखेंगे और यही इस किताब की शक्ति है। ये आपकी आंखें खोल देती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ दूसरों के गेम्स देखना आसान है, असली काम अपने गेम्स देखना है। हम सब कुछ न कुछ गेम्स खेलते हैं, ये मानवीय है। लेकिन जागरूक व्यक्ति वह है जो अपने गेम्स पहचान कर उन्हें बदल सके, जो एडल्ट की तरह जी सके, जो सीधे अपनी जरूरतें बता सके, जो दूसरों को भी उनकी ऑटोनोमी का सम्मान दे सके। तो अगली बार जब आप किसी बहस में फंसे, जब आपको लगे कि यह बातचीत अजीब है, रुकिए, सांस लीजिए और पूछिए, क्या यह कोई गेम तो नहीं? और फिर देखिए कि कैसे सब कुछ बदल जाता है। यही थी एरिक बर्न की गेम्स पीपल प्ले, एक किताब जो 1964 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी हमारी जिंदगी की कहानी कहती है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपकी आंखें खुली हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपने कौन से गेम्स अपने आसपास देखे हैं। मैं मिलता हूं अगली किताब के साथ। तब तक जागते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन जागरूक खेलिए। जय हिंद।